हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को कहानी में इंटरेस्ट आ रहा होगा और इसके एपिसोड जो हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए अब हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगली सुबह 5 बजे वंश के रूम में। वंश रात को देर से सोया था, लेकिन चाहे वो कितनी ही देर से सोया हो, वो सुबह जल्दी उठ जाता था और अपने घर में बने जिम में एक्सरसाइज करता था। वंश के फार्म हाउस में भी जिम था। वंश फ्रेश होकर जिम जाता है और 7 बजे वापस अपने रूम में आता है और शावर लेकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। वंश आज लेट ऑफिस जाने वाला था। उसने नील से कहकर अपनी सुबह की मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसे बानी को उसके घर ड्रॉप करना था। नील वंश के इस बिहेवियर से बहुत हैरान था, क्योंकि वंश किसी अजनबी लड़की की इतनी केयर कर रहा था। वो चाहता तो ड्राइवर को कहकर उसे ड्रॉप करवा सकता था, लेकिन उसने खुद बानी को ड्रॉप करने का डिसाइड किया। वंश रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और एक मेड को बानी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने भेज देता है। वहीं बानी के रूम में बानी अभी भी सो रही थी। शायद उसे बहुत समय बाद सुकून मिला था, इसलिए बानी आज बेफिक्र होकर सो रही थी। तभी बानी के डोर पर नॉक हुआ, जिससे बानी की नींद अचानक खुल गई। हालांकि वो अभी भी नींद में थी, लेकिन वो उठ जाती है और डोर ओपन करती है। सामने एक मेड खड़ी थी। उसने बानी को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम, सर आपका नीचे डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बानी अभी भी नींद में थी, लेकिन मेड की बात सुनकर उसे याद आता है कि वो अपने फ्लैट पर नहीं है, बल्कि कहीं और है। बानी खुद को मन ही मन कोसती है और मेड को जवाब देते हुए कहती है, सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, मैं इतनी देर तक सोती रही। आप चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। मेड कुछ कहती इससे पहले ही बानी जल्दी से शावर लेने चली जाती है और जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। बानी ने एक 1 पीस लॉन्ग ड्रेस पहनी थी और बालों का बन बनाया हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कल वंश ने ही बानी के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, जिनमें ये ड्रेस भी थी। इस बारे में कल ही एक मेड ने बानी को बता दिया था, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बानी जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, वंश उसे देखता ही रह जाता है। देखे भी क्यों ना, हमारी हीरोइन है ही इतनी सुंदर, बिना मेकअप के भी बानी शाइन करती है। जब बानी देखती है वंश की नज़र उस पर है, तो बानी वंश के पास आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वंश भी जवाब में कहता है। बानी मन में सोचती है, ये क्या होता है, गुड मॉर्निंग कह देता तो क्या बिगड़ जाता इसका। कल तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन आज खैर छोड़ो, मुझे क्या। वंश बानी को बैठने का इशारा करता है और मेड दोनों को नाश्ता सर्व करती है और दोनों चुपचाप नाश्ता करते हैं। दोनों के बीच एक खामोशी थी। नाश्ता करने के बाद वंश बानी की तरफ देखकर कहता है, चलिए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। बानी कहती है, इट्स ओके, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं खुद चली जाऊँगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। वंश बानी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसे मना करे। इस बार वंश थोड़ा गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना ड्रॉप कर दूंगा, तो चलो मेरे साथ। बानी वंश की बातों से समझ जाती है कि वंश को उसकी बात पसंद नहीं आई और उसे अब वंश से थोड़ा डर लग रहा था। बानी कोई जवाब देती उससे पहले ही वंश एक बार फिर कहता है, चलें? बानी बस हाँ कहती है और उसके पीछे चलने लगती है। बाहर निकलकर बानी देखती है 5-6 गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी हैं और सारी कार्स लग्जूरियस थी। सभी कार्स के बीच एक कार सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही थी, क्योंकि वो एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस थी। बानी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तो अब तक इन सब चीज़ों पर गौर ही नहीं किया था। तभी उसे याद आता है कि उसने तो वंश से पूछा ही नहीं था कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। लेकिन अब ये देखकर बानी को अंदाज़ा हो गया था कि वंश कोई आम इंसान नहीं है। बानी एक बार तो सोचती है कि क्यों ना वो एक बार इस लड़के यानी वंश का नाम पूछ ले। फिर वो कुछ सोचकर ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है और वंश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वंश के बैठते ही ड्राइवर
और बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं और सभी कार्स विला से बाहर निकल जाती हैं और सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। वंश ने बानी से उसका एड्रेस पूछा और ड्राइवर को गाड़ी बानी के घर की तरफ ले चलने का इशारा किया और फिर अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। इस समय वंश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। 1 घंटे बाद गाड़ी बानी के अपार्टमेंट आकर रुकती है। जब बानी देखती है उसका अपार्टमेंट आ गया है तो वो एक नज़र वंश को देखकर कहती है, थैंक यू सो मच। वंश कुछ नहीं कहता, बस बानी को एक नज़र देखता है। ड्राइवर बानी के लिए दरवाज़ा खोलता है और बानी बिना पीछे देखे आगे अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाती है। वंश तो बानी को तब तक देखता रहा जब तक बानी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बानी के जाने के बाद वंश की कार्स का काफिला भी वंश की कंपनी के लिए निकल जाता है। बानी जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि जिया सोफे पर सो रही है, लेकिन जिया के चेहरे पर चिंता परेशानी साफ साफ झलक रही है। बानी चुपचाप जिया के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, जिया जिया उठ जा, सुबह हो गई है। जैसे ही जिया बानी की आवाज़ सुनती है वो तुरंत आंखें खोलती है और बानी को गले लगाते हुए कहती है, कहाँ थी तू और रात को घर क्यों नहीं आई? पता है तुझे मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैंने कितने लोगों से पूछा लेकिन किसी को भी नहीं पता था। बानी तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ था? तू अभी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? जिया नॉन स्टॉप बानी से सवाल किए जा रही थी। बानी जिया को शांत कराते हुए कहती है, ओहो जिया, पहले मेरी बात तो सुन ले, कब से बोली जा रही है तू? जब तू चुप होगी तभी तो मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगी ना। बानी की बात सुनकर जिया थोड़ा शांत होती है और बानी से कहती है, ठीक है अब बता क्या हुआ था, कहाँ थी तू कल? बानी जिया से कहती है, मैं ठीक हूँ, देख मुझे कुछ नहीं हुआ है, और कल मैं जब मार्केट से आ रही थी तो मेरे रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। तो कुछ लोगों ने मुझे वहीं पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और जब मुझे होश आया तो सुबह हो गई थी और मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा फ़ोन भी डेड था, इसलिए मैं तुझे इन्फॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन वहाँ से जितना जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गई और देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। बानी ने जिया से झूठ कहा क्योंकि वो जिया को कल जो कुछ हुआ वो बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। बानी अगर जिया को वो सब बताती तो वो उसे और कई सवाल पूछती और बानी वापस वो सब नहीं सोचना चाहती थी। हालांकि बानी की ये बात सुनकर भी जिया काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन उसे तसल्ली थी कि बानी को कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। जिया बानी से कहती है, पर अचानक ये सब, तू तो एकदम ठीक थी ना? और डॉक्टर ने क्या कहा? देख बानी, मुझे सब सच सच बता। चल अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल और तेरे सारे ज़रूरी टेस्ट करवा लेते हैं। जिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही बानी कहती है, ओहो जिया, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि वीकनेस थी और वीकनेस की वजह से ही मुझे चक्कर आ गए थे। बाकी उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं प्रॉपर रेस्ट लूँगी और टाइम से खाना पीना खाऊँगी तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। जिया कहती है, बानी तू सच कह रही है ना? देख अगर कोई और बात है तो तू मुझे बता दे। बानी कहती है, जिया मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और तुझे मैं झूठ क्यों कहूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया कहती है, ठीक है तू जा और रेस्ट कर ले, अभी शूटिंग शुरू होने में टाइम है तो तब तक तू अच्छे से अपना ध्यान रखना। अब तू सिर्फ आराम करेगी और कोई काम नहीं, ओके? जिया की बात सुनकर बानी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मेरी दादी अम्मा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, अब ठीक है? और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वंश भी 11 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने ऑफिस फ्लोर पर पहुंच जाता है। नील भी वंश के आने का इंतज़ार उसके कैबिन के बाहर ही कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र वंश पर पड़ती है वो उसे ग्रीट करता है। वंश के चेहरा एकदम कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस था। वंश एक नज़र नील को देखता है और उसे अपने साथ अपने कैबिन में चलने का इशारा करता है। कैबिन में जाकर वंश अपनी चेयर पर बैठ जाता है और नील से पूछता है, बताओ क्या पता चला उस आदमी के बारे में? वंश की बात सुनकर नील कहता है, सर उस आदमी का नाम भोला बॉस है। भोला दिल्ली में किसी महेश नेगी की गैंग का एक आदमी है और उसके लिए किडनैपिंग, मर्डर ये सब करता है। महेश नेगी का दिल्ली में दबदबा है, वो वहीं का
लोकल है और साफ शब्दों में कहें तो एक गुंडा है। कुछ पॉलिटिशियंस के साथ उसके अच्छे कनेक्शन हैं, जिसकी वजह से कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। वंश ये सब सुनकर कहता है, ठीक है, और कुछ? नील कहता है, सर अब इस आदमी का क्या करना है? वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है और हमें अभी तक नहीं पता चला है कि वो यहाँ क्या कर रहा था और उसका क्या मकसद है। नील की बात सुनकर वंश कहता है, उसे जंगली कुत्तों के आगे छोड़ दो, उन्हें भी आज का भरपेट खाना मिल जाएगा। नील कहता है, लेकिन सर। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही वंश गुस्से में कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मुझे एक बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं पता? जाओ और जो मैंने कहा है वो करो, और शाम तक मुझे वो फाइल मेरे टेबल पर चाहिए। गॉट इट? नील डरते हुए कहता है, यस सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और इतना कहकर कैबिन से निकल जाता है और बाहर निकलकर एक नंबर डायल करता है और सामने वाले इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन काट देता है। कौन है महेश नेगी? क्या रिश्ता है महेश नेगी और बानी के बीच? क्या हुआ था बानी के पास्ट में? क्या वंश के सामने आ जाएगी सारी सच्चाई? क्या वंश जान पाएगा बानी का अतीत? वंश क्यों बानी की इतनी परवाह करता है? क्या कनेक्शन है बानी और वंश के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 7वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग कहानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कहानी जो है वो कैसी लग रही है। आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप लोगों ने कितना गेस किया है बानी के पास्ट के बारे में और वंश और बानी के कनेक्शन के बारे में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अपने ओपिनियन इस कहानी के बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी जब तक अगला एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।